मैं रामानुज पांडे आज आप लोगों को मौर्य शासन प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा, जो कि आप लोगों के स्कूल एग्जामिनेशन और कंपटीशन के परीक्षाओं में अधिक उपयोगी होगा। जैसे आईएएस पीसीएस में अक्सर इतिहास के प्राचीन इतिहास में मौर्य प्रशासन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें यह वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन की व्यवस्था सुदृढ़ थी और उसके सुदृढ़ होने का मुख्य कारण था कि उसमें अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी, उसमें विस्तृत अधिकारी तंत्र था, कुशल गुप्तचर की व्यवस्था थी और मौर्य प्रशासन जो था वो मूल रूप से दो भागों में बटा था। तो मौर्य शासन को दो भागों में बांटकर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन की अगर हम चर्चा करें तो केंद्रीय प्रशासन में इसका जो प्रधान होता था वो सम्राट होता था, यानी राजा होता था। मौर्य अगर शासन की बात की जाए तो इसमें अनेक महान राजा हुए थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, अशोक की बात करें, ये महान राजा थे। तो जो केंद्रीय प्रशासन था, केंद्रीय प्रशासन का सबसे प्रधान अधिकारी जो होता था वो सम्राट होता था। इस काल में राजा के दैवीय सिद्धांत पर बल तो नहीं दिया जाता था, फिर भी राजा को देवता का प्रिय अनुयायी या प्रिय पात्र माना जाता था। राजा ही सारी शक्तियों का स्रोत होता था। कौटिल्य यानी चाणक्य जानते हैं आप लोग, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र है, और अर्थशास्त्र के अगर रचयिता का नाम पूछा जाए तो हम कौटिल्य ही बताते हैं, चाणक्य नहीं बताते हैं। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग विचारधारा का विस्तृत वर्णन किया है। अब सप्तांग विचारधारा में अधिकारियों की बात की गई है कि केंद्रीय प्रशासन में जो प्रमुख अधिकारी होते थे वो 7 प्रकार के होते थे, जिसे कौटिल्य यानी चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में सप्तांग नाम से संबोधित करते हैं। तो सप्तांग में कौन कौन होते थे? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। केंद्रीय प्रशासन में राजा की सहायता के लिए मंत्रीण, मंत्री परिषद नामक 2 समितियां भी होती थी। मंत्रीण में पुरोहित, मंत्री, ऋत्विक, आचार्य, युवराज, सेनापति एवं राजमहिषी को शामिल किया जाता था। मंत्रीण के सदस्यों को 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। ये सब बातें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया गया है। अब जो केंद्रीय पदाधिकारी थे उनके बारे में हम बताएंगे कि ये तो मुख्य अधिकारी थे, कुछ केंद्रीय पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी। राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारियों को 18 विभागों में बांटा गया था और इन पदाधिकारियों को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तीर्थ कहा गया है। ये 18 अधिकारी कौन थे? तो मंत्री और पुरोहित, युवराज, सेनापति, सन्निधाता, समाहर्ता, दंडपाल, दैवारिक, अंतर्वेशिक, दुर्गपाल, अनंतपाल, प्रशस्ता, मंत्री परिषदाध्यक्ष, प्रदेष्टा, व्यवहारिक, नागरक, नायक,
आटविक, कर्मांतिक, ये सभी 18 तीर्थ थे, यानी कि सर्वोच्च पदाधिकारी थे। प्रतिष्ठा जो था वो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक सिविल न्यायालय का न्यायाधीश होता था। आटविक जो होता था वन विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। कर्मांतिक जो होता था राजकीय कारखानों का अधिकारी होता था। इसके अलावे भी कुछ अधिकारी होते थे जो कि तीर्थ में जो 18 विभाग होते थे उसमें आईएएस रैंक के अधिकारी भी होते थे। हालांकि उस समय उनको आईएएस नहीं कहा जाता था, उस समय उनको अध्यक्ष कहा जाता था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनको अध्यक्ष कहा गया है, जबकि यूनानी विवरण में इनको मजिस्ट्रेट कहा गया है। ये इन विभागों के आईएएस रैंक के अधिकारी होते थे। अगर आज होते तो आईएएस रैंक के अधिकारी होते। तो इन अधिकारियों में मुख्य रूप से जो अधिकारी होते थे लक्षणा, अकरा, शीताध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष जो होते थे वो गुप्तचर होते थे। लक्षणा जो होता था टकसाल विभाग का अधिकारी होता था। अकरा जो होता था खनन विभाग का अधिकारी होता था। पोतवा माप तौल का अधिकारी होता था। शीताध्यक्ष राजकीय भूमि में खेती करने वाला, खेती करने से संबंधित अधिकारी होता था। सूत्राध्यक्ष जो होता था राजकीय कटाई बुनाई का प्रधान होता था। विविधाध्यक्ष जो होता था चारागाह का अधिकारी होता था। महामात्य पसर्व गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। पण्याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य से संबंधित होता था। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग से संबंधित होता था। नवाध्यक्ष परिवहन विभाग से संबंधित होता था। गणिकाध्यक्ष राज्य के अधीन गणिकाओं का अध्यक्ष होता था। अगर गुप्तचर विभाग की बात करें तो ये उच्च अधिकारी इसमें होते थे। गुप्तचरों के जो उच्च अधिकारी होते थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। स्ट्रेबो ने इन गुप्तचर अधिकारियों को इंस्पेक्टर कहा है, यानी गुप्तचरों को स्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर कहा है। ये गुप्तचर जो होते थे दो प्रकार के होते थे, एक स्वस्था और दूसरा संचरा। स्वस्था जो होते थे एक स्थान पर रुककर काम करते थे, जबकि जो संचरा नामक गुप्तचर होते थे कई स्थानों पर घूम घूम कर अपने गुप्तचर संबंधी कार्य को करते थे। अर्थशास्त्र में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें पुलिस व्यवस्था को रक्षी कहा गया है। इसके पश्चात हम लोग मौर्य प्रशासन के सैन्य व्यवस्था को देखेंगे। सैन्य प्रशासन कैसे होता था, तो इस समय सेना के 5 अंग हुआ करते थे। पैदल सेना होती थी, अश्वारोही सेना होती थी, रथ सेना होता था, गज सेना होता था और नौ सेना होता था। यानी कि कुछ सैनिक पैदल चलकर लड़ाई लड़ते थे, कुछ घोड़े पर बैठकर लड़ाई लड़ते थे, कुछ रथ पर चढ़कर लड़ाई लड़ते थे, कुछ गज मतलब हाथी, कुछ लोग हाथी पर चढ़कर लड़ाई लड़ते थे। और इस समय जल सैनिक की भी व्यवस्था थी। तो इस तरह से सैन्य प्रशासन मौर्य काल का सुदृढ़ था। नगर प्रशासन की अगर बात करें तो नगरों में नागरक नामक मुख्य अधिकारी होता था। नगर प्रशासन की जानकारी हमें मौर्य काल के नगर प्रशासन की जानकारी हमें मेगस्थनीज के इंडिका नामक पुस्तक से मिलती है। मेगस्थनीज ने इंडिका में लिखा है कि पाटलिपुत्र का नगर का प्रशासन
पाँच पाँच सदस्यों वाली 6 समितियों द्वारा चलाई जाती थी। न्याय प्रशासन की अगर बात करें तो मौर्य काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी न्यायालय की व्यवस्था को अलग अलग किया गया था। पहले अलग अलग नहीं था, लेकिन मौर्य काल में दीवानी अलग की गई और फौजदारी व्यवस्था अलग की गई। इस काल में न्यायालय भी दो प्रकार के बनाए गए। एक था धर्मस्थीय और दूसरा था कंटक शोधन। धर्मस्थीय जो न्यायालय था ये दीवानी प्रकार का न्यायालय था। यहाँ एक व्यवहारिक 3 धर्मस्थों के साथ न्याय कार्य करता था, यानी एक व्यवहारिक यानी न्यायाधीश होता था और 3 सहायकों के साथ वो न्याय का कार्य करता था। वहीं कंटक शोधन यानी कि फौजदारी न्यायालय, ये फौजदारी न्यायालय था और इसका मुख्य न्यायाधीश जो होता था उसको प्रतिष्ठा कहा जाता था। इस समय का दंड विधान जो था वो कठोर था। कैदियों को दंड के रूप में अंगभंग उनका किया जाता था, कोड़े से पीटा जाता था, आर्थिक जुर्माना भी लगाए जाते थे। कौटिल्य ने अपराधियों को साहस कहा है और इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा है, यानी अपराधियों को साहस कहा जाता था और इनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के अधिक अपराधियों की बात की गई और इन अपराधियों पर जुर्माने यानी अर्थदंड की व्यवस्था भी अलग अलग होती थी। तो आइए देखते हैं अर्थदंड किस तरीके से लिया जाता था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो दंड की व्यवस्था की गई है, पूर्व साहस पर दंड की व्यवस्था 48 से 96 पड़ लिया जाता था जुर्माना के रूप में। वहीं मध्यम साहस पर जो दंड दिया जाता था वो 200 से 500 पड़ जुर्माना के रूप में लिया जाता था। वहीं उत्तम साहस पर जो दंड दिया जाता था, जो जुर्माना था, वो 500 पड़ से 1000 पड़ जुर्माना के रूप में लिया जाता था। तो ये जुर्माने की व्यवस्था थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, यानी कि मौर्य काल के न्यायिक व्यवस्था में दंड और जुर्माने की दोनों की व्यवस्था की गई थी। अब प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे तो प्रांतीय प्रशासन केंद्रीय प्रशासन के अधीन था और मौर्य काल में पूरे मौर्य साम्राज्य को 5 मंडलों या 5 प्रांतों में बांटा गया था। इन मंडलों या प्रांतों को चक्र भी कहा जाता है। जो 5 मंडल थे वो कौन कौन से थे? तो पहला था उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा था दक्षिणापथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। तीसरा था प्राची। प्राची का अर्थ होता है पूर्व, यानी कि पूर्वापथ। ये मध्य प्रदेश के भाग इसमें शामिल थे और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। चौथा था पश्चिमी और पश्चिमी की राजधानी थी उज्जैनी। इसके बाद पांचवा जो था वो 5वां मंडल बाद में जुड़ा था, अशोक के समय जुड़ा था। पहले 4 ही थे, बाद में 5वां मंडल जुड़ गया और 5वां कलिंग था जिसकी राजधानी तोसली थी। इस तरीके से जो प्रांतीय प्रशासन था वो 5 मंडलों 5 चक्रों में विभाजित करके वहाँ शासन प्रशासन की व्यवस्था की जाती थी और प्रांतीय शासन प्रशासन जो था वो केंद्रीय प्रशासन के अधीन रहते हुए जो प्रांतों का प्रशासन था राजवंशीय कुमार या
आर्यपुत्र नामक अधिकारी के द्वारा देखा जाता था। तो इस तरीके से जो मौर्य काल का प्रशासन व्यवस्था था वो अत्यंत सुदृढ़ था। मेगस्थनीज के इंडिका में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका पूरा विवरण हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मौर्य साम्राज्य के शासन प्रशासन के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।